काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है, क्योंकि मैं भी पिछले 10 दिनों से बिहार में ही था। कल रात में ही लौटा हूं। मित्रों, अभी दिल्ली में एक रिचुअल चल रहा है जो हर लोकसभा के चुनाव के पहले होता है। द क्वेस्ट फॉर एन इल्यूजरी थर्ड फ्रंट। तो ये हो रहा है, तो उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे जब सबों के भाषण हो जाएंगे। कल हमारी ओर से उस पर औपचारिक टिप्पणी हम करेंगे। हमने पहले एक बार कहा था, थर्ड फ्रंट इज हिस्ट्री। इट हैज नो रेलेवेंस फॉर द प्रेजेंट, नो प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर। तीसरा फ्रंट एक इतिहास है, वर्तमान में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं, भविष्य में इससे कोई आशा नहीं। कुछ लोग समय समय पर आते हैं और सुविधा का एक फ्रंट होता है, एंटी कम्युनिज्म फ्रंट। उसी में काफी लोग सुविधा के अनुसार एंटी कांग्रेस फ्रंट में भी आ जाते हैं। तो उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। आज मैं दो विषय पर चर्चा करने वाला हूं। पहली चर्चा नीतीश कुमार जी के बारे में है। नीतीश कुमार जी का कल आपने भाषण सुना होगा और अभी भी कुछ बोले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में पटना में कहा था कि जो जेपी के नहीं हुए वो बीजेपी से दूर तो होने ही थे। इस पर नीतीश कुमार जी ने बहुत आपत्ति प्रकट की है। क्या प्रकट की है आपने देखा है, आज अखबार में पढ़ा होगा। कल राजगीर में नीतीश कुमार का भाषण बहुत दिनों के बाद एक पब्लिक भाषण था। बीजेपी से अलग होने के बाद उनका पब्लिक भाषण नहीं होता है। किसी डिस्ट्रिक्ट में उनका भाषण नहीं हुआ आज तक। आपको मालूम है, छपरा में मिड डे मील में लोग मरे, वहां वो नहीं गए। बेतिया के पास ट्राइबल थारुओं पर गोली चली, वहां भी वो नहीं गए। ये उनका विषय है। लेकिन जो पटना में उनका महीने में एक आध बार जनता दरबार होता है, उसमें वो कभी कभी कुछ बोलते हैं प्रेस के लिए। बट ही वॉज इंटरैक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ए पब्लिक प्लेटफॉर्म विच वॉज गोइंग लाइव। नीतीश जी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं बोला। नीतीश कुमार जी ने महंगाई पर कुछ नहीं बोला। नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस के कुशासन पर कुछ नहीं बोला। नॉट इवन ए विस्पर ऑन द स्टिंकिंग करप्शन ऑफ कांग्रेस, नॉट इवन ए वर्ड ऑन राइजिंग इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज, इंक्लूडिंग tear giving onion prices, and not a word on the mal governance of the UPA. नीतीश जी, आपने कल अच्छी बात कही कि जेपी और लोहिया एंटी कांग्रेसवाद के प्रतीक थे। तो जब आप उनका नाम ले रहे थे तो आपने कांग्रेस की आलोचना करना उचित क्यों नहीं समझा? नीतीश कुमार जी, फिर जरा हमें यह बता दीजिए कि कल आपने अपने भाषण में यह भी नहीं कहा कि हमारा कांग्रेस से कोई अलायंस नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा? देखेंगे। देयरफॉर ही वॉज कंप्लीटली एम्बिगुअस एज फार एज फ्यूचर अलायंस विथ कांग्रेस वॉज कंसर्न, एंड ही इज सीकिंग दैट अलायंस। यू ऑल नो दैट। अगर आपको कांग्रेस की कोई कमजोरी दिखाई नहीं पड़ती तो फिर आप जेपी के नहीं हुए तो लोहिया की आत्मा को आपने चिंता प्रकट की है, यह कहा जाए तो गलत क्या है? इस पर इतने गुस्से क्यों हो गए? आपके कल के आचरण ने हमारे आरोप को सही साबित कर दिया। द अटरेंस एंड कंडक्ट ऑफ नीतीश कुमार यस्टरडे in a very important party program confirmed what Narendra Modi has spoken about him. इसका कारण बहुत साफ है।
नीतीश कुमार की बिहार की सरकार कांग्रेस के कंधों पर टिकी हुई है। आपको पता है, कांग्रेस ने उनके बहुमत बचाने में उनका समर्थन किया था। आपने सुना होगा कि कल जेपीसी की रिपोर्ट 2G पर दी गई है। उसकी चर्चा हम कभी अलग से करेंगे। इट इज द मोस्ट शेमफुल रिपोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ जेपीसी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, and I am saying with full sense of responsibility, where the chairman of the JPC acted as a Congress spokesperson and not as the chairman. It was a Congress report, not a JPC report. और आपको याद होगा कि हम यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह सभी आए थे और हम लोगों ने डिसेंट नोट को आपके सामने पब्लिक किया, क्योंकि उन्होंने हमारे डिसेंट को भी डिलीट कर दिया। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं। मैं कई कमिटियों में डिसेंट दे चुका हूं कि डिसेंट को डिलीट किया जाता है, और बीजेपी का ही नहीं, सबों का कर दिया गया। उन्होंने कहा आई एम एक्सरसाइजिंग माई राइट। जो अनपार्लियामेंट्री है उसके बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन आलोचना तब तो संसद में बोलना भी कठिन है। एंड जेपीसी इज एन एक्सटेंशन ऑफ पार्लियामेंट, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन यह पहली जेपीसी की रिपोर्ट थी जिस पर 6 पार्टियों ने डिसेंट दिया। डीएमके, एआईडीएमके, सीपीआई, सीपीएम, बीजेडी एंड बीजेपी। 2 पार्टियों ने नहीं दिया, समाजवादी पार्टी एंड जेडीयू। इसका क्या मतलब निकाला जाए? जेडीयू की तरफ से 2 मेंबर थे जेपीसी में, शरद यादव और नीतीश कुमार के राइट हैंड मैन आरसीपी सिन्हा, जो राज्यसभा के एमपी हैं। शरद यादव वरिष्ठ नेता हैं, उनके एंटी कांग्रेस क्रेडेंशियल्स बड़े इंपेकेबल हैं, और इन दोनों ने चाको को हटाने के लिए और ड्राफ्ट रिपोर्ट को रिजेक्ट करने के लिए अर्लियर हम लोग के साथ स्पीकर के यहां कंबाइंड आवेदन दिया था। डिसेंट नोट क्यों नहीं आया 2G के ऊपर जेडीयू के द्वारा? वन ऑफ द मोस्ट स्कैंडलस स्कैम्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अपनी सरकार को बचाना और कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर खामोश रहना, यह नीतीश कुमार की पार्टी की आपने नीति हो गई है। और हमारा आरोप है कि नीतीश कुमार जी इज सॉफ्ट ऑन कांग्रेस, वो कांग्रेस पर नरम है, इसीलिए मोदी जी पर गर्म है। ये बहुत सीधी सी बात है। और अगर उन्होंने मोदी जी की इतनी आलोचना की है तो मान गए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तभी तो उन्हीं की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ बोलने को कुछ नहीं है, जबकि लड़ाई देश में होने वाली है लोकसभा की कांग्रेस की महंगाई, कुशासन, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो हमारा प्रमुख मुद्दा रहने वाला है। यह मुद्दा नीतीश जी के लिए नहीं है। मित्रों, नीतीश जी ने कल मोदी जी को फासिस्ट, हिटलर क्या क्या कहा। हम थोड़ा इससे परेशान हो गए, क्योंकि ये तो कांग्रेस की भाषा है। जब कांग्रेस हारती है तो विरोधियों को फासिस्ट कहती है, हिटलर कहती है। यहां कई वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं। शेखर जी को याद होगा, जेपी मूवमेंट में इंदिरा गांधी ने जेपी को फासिस्ट कहा था, और जनसंघ के कॉन्फ्रेंस में जेपी आए थे, उन्होंने कहा इफ जनसंघ इज फासिस्ट आई एम ऑल्सो ए फासिस्ट। याद होगा आपको। बाद में 77 में इंदिरा गांधी का हाल क्या हुआ हम सभी जानते हैं। 89 में जब बोफोर्स का विषय आया, वीपी सिंह की लड़ाई हुई थी, तो हम लोग को फासिस्ट कहा गया था, हिटलर कहा गया था, और वीपी सिंह को कहा गया था वीपी सिंह इन द कंपनी ऑफ फासिस्ट फोर्सेस। 89 का रिजल्ट क्या हुआ था ये तो आपने देख लिया। नीतीश कुमार जी अपने विरोधियों को हिटलर और फांसीवादी कहना, यह हारने वाले की भाषा है। यह भाषा आप क्यों बोल रहे हैं? तब तो आपने अपनी हार मान ली, ये मैं मान के चलो। द बीजेपी रिजेक्ट द चार्ज विथ ऑल द कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स of Hitlerian and fascist allegations against Narendra Modi and the BJP. मित्रों, आप सभी मुझे बहुत दिन से जानते हैं, मैं एक अस्तरहीन आरोप कभी नहीं लगाता, पॉलिटिकल एलिगेशंस लगाता हूं, और आज भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार से मुझे 2 सवाल पूछने हैं। नीतीश कुमार जी, जब आपने लालू जी से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी, तो समता पार्टी के आपके सारे ओरिजिनल साथी आपसे अलग क्यों हो गए?
जॉर्ज फर्नांडिस, जया जेटली, लेट दिग्विजय सिंह, फॉर्मर मिनिस्टर, पीके सिन्हा, ब्रह्मानंद मंडल और शिवानंद तिवारी। ये सभी उनके प्रमुख नेता थे समता पार्टी के समय पे। शिवानंद तिवारी छोड़ के लालू के साथ गए, मंत्री गए, फिर उनके साथ गए हैं। कब तक रहेंगे पता नहीं है, कल के उनके स्टेटमेंट के आलोक में। लेकिन आपके सभी साथी नीतीश कुमार आपको छोड़कर क्यों चले गए? और आपने मोदी जी को कहा फैसिस्ट और हिटलर। मित्रों, मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया सितंबर 10, 2006। इसकी कॉपी मैं आपको रिलीज करने जा रहा हूं। यह जॉर्ज फर्नांडिस का कमेंट है। हमने तो नीतीश जी को बनाया, नेता बनाया, आप सभी जानते हैं। उनको नेता बनाने में रामविलास पासवान सबको इग्नोर करके बीजेपी की बहुत बड़ी भूमिका है। ये चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, हमसे आप नफरत करते हैं, लेकिन आपके सबसे बड़े नेता जिन्होंने आपको इतना आगे बढ़ाया, वो आपके बारे में क्या कहते हैं, ये मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया सितंबर 10, 2006, फैजान अहमद की रिपोर्ट है। नीतीश वॉज एन ऑटोक्रेट, he is an autocrat and he will remain an autocrat. When Nitish says Fernandes is like his guardian, it is nothing but an insult to me. नीतीश जी, ये मेरी भाषा नहीं है, ये जॉर्ज फर्नांडिस की भाषा है, जो उन्होंने आपके बारे में कहा था, जो अखबारों में छपा है। तो अब किसको कौन क्या कह रहा है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। नीतीश जी ने कल राजगीर में कहा था और आज फिर दोहराया है कि ब्लोअर की हवा से हवा नहीं बनती। इसका उत्तर मैं वही दूंगा जो मैंने पटना के गांधी मैदान में अपने भाषण में कहा था। नीतीश जी, आप इतने अहंकार में आ गए हैं कि ब्लोअर की हवा में और जनता की हवा में आपको फर्क नहीं दिखाई पड़ता। नीतीश कुमार जी, यू हैव बीन ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लोअर्स विंड एंड पब्लिक वेव। दोनों में बहुत अंतर होता है। श्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पूरे देश में जनता उनको सुनने आ रही है, दिल्ली में 2-2.5 लाख, हैदराबाद में 2-2.5 लाख, तिरची जहां तमिलनाडु में बीजेपी कमजोर है वहां 2-2.5 लाख, रेवाड़ी हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार की रैली, तो मैं 74 रैलीज को देख रहा हूं बिहार में, एंड आई कैन से विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द बिगेस्ट रैलीज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप में से कई लोग गए थे और आप उसको ब्लोअर की हवा बोल रहे हैं। तो मैं क्या कहूं, कोई सच्चाई से भागना चाहता है तो जनता उसका उत्तर देगी। मित्रों, मैं कुछ सिक्योरिटी के विषय पर आता हूं, जिसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने वाला हूं। नीतीश कुमार जी ने राजगीर में इंडियन मुजाहिदीन पर कुछ क्यों नहीं बोला? मिस्टर नीतीश कुमार, प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू मेंटेन ए कॉन्स्पिक्युअस साइलेंस ऑन द टेररिज्म ऑफ इंडियन मुजाहिदीन, which has come to seriously dent the image of Bihar over the years. नीतीश कुमार जी, यह सीधा हमला नरेंद्र मोदी के ऊपर था। अब तो आप लोगों ने देखा है कि वो ह्यूमन बम बना रहे के आ रहे थे। हमारे कई मित्र पटना गए थे, जो कैसे हम लोगों ने मंच से संयम का परिचय दिया, शांति रही, जनता का हम अभिनंदन करते हैं, आप सभी जानते हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। तो नरेंद्र मोदी टारगेट थे, इंडियन मुजाहिदीन उसमें इन्वॉल्व थे, और आप राजगीर में भाषण देते हैं और आप उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, आप उसकी आलोचना नहीं करते हैं। मैं आपके सामने 3 उदाहरण देना चाहता हूं, इससे मेरे आरोप को और समर्थन मिलेगा। यासीन भटकल नेपाल से गिरफ्तार होकर रक्सौल आते हैं, बिहार की पुलिस को उनको गिरफ्तार नहीं करने दिया जाता है। आपको मालूम है, 3 घंटे तक एनआईए का इंतजार होता है। बिहार पुलिस रिमांड पर लेने को तैयार थी, सरकार रोक देती है। आपको मालूम है कि यासीन भटकल दरभंगा और मधुबनी में 2 साल तक रहा था। ही हैज रिक्रूटेड मेनी
जिहादीज देयर। और जो मोहम्मद तहसीन अख्तर, जिसका नाम आ रहा है इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड, वो समस्तीपुर का है, उसको यासीन भटकल ने रिक्रूट किया था। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपको मालूम होगा कि जब चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि वाई दरभंगा मॉडल एंड मधुबनी मॉडल इज बीइंग पब्लिकली एब्यूज लाइक दिस। नीतीश जी, दरभंगा मधुबनी जी भारत के सर्जना के केंद्र हैं, संस्कृति के केंद्र हैं, आध्यात्म के केंद्र हैं। आप आतंकवाद में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि बोधगया में हमला हुआ था, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। आपने लेसन नहीं लिया। और कर्नाटक महाराष्ट्र की पुलिस जब दरभंगा गई थी इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, तो बिहार की पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया। यह बात भी पब्लिक में आई थी। हमें दो बातें कहनी है। नंबर वन, नीतीश कुमार जी की सरकार का रवैया इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग का नहीं, अवरोध का है। द कंडक्ट ऑफ नीतीश कुमार गवर्नमेंट इन initiating action against the Indian Mujahideen type elements is not of cooperation and coordination but of opposition and obstruction. ये मैंने आपको उदाहरण दिया। इतना सब कुछ होने के बाद नरेंद्र मोदी जी सीरियस, सबसे अधिक गंभीर थ्रेट परसेप्शन में रहते हैं, आपको पता है। एनएसजी प्रोटेक्टिव भी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं 3-3 बार, पीएम के उम्मीदवार हैं। उनके सुरक्षा को लेकर जिस तरह से कैजुअल रवैया अपनाया गया, इट इज ए केस ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अब मैं आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूं, इसको हम आपको कॉपी देंगे। देखिए, 23 अक्टूबर 2013 को हमारे पार्टी के स्टेट के जनरल सेक्रेटरी सूरजनंदन प्रसाद ने बिहार के डीजीपी को पत्र लिखा कि आप सुरक्षा की व्यवस्था करिए स्टेशन पर, गांधी मैदान विशेष रूप से। उसके बाद 3 बार मीटिंग होती है बिहार बीजेपी के नेताओं के डीएम, एसपी, डीआईजी के साथ, और ये फैसले होते हैं। उसका एक्सट्रैक्ट की कॉपी आपको हम देंगे 25 अक्टूबर को। काफी 8-10 पेज का है, 2 पेज हम आपको आज रिलीज कर रहे हैं। ये कॉपी बीजेपी को दी गई है, इसलिए आपको हम बताएंगे। मैं एजेंडा नंबर 8 पढ़ता हूं, हिंदी में है। प्रत्येक गेट पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जो भी व्यक्ति प्रवेश करते हों उसकी एकल जांच सुनिश्चित करेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामान के साथ प्रवेश नहीं करेंगे। वो यह भी सुनिश्चित करेंगे कोई व्यक्ति बाउंड्री वॉल पार कर नहीं जाए, ताकि दुर्घटना किसी से न पैदा हो। और बाकी आई कार्ड मांगेंगे, ये सब लिखा हुआ है। और सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज एजेंडा नंबर 6। श्वान एवं विध्वंसक निरीक्षक दल, इस दल की प्रतिनियुक्ति पुलिस अधीक्षक सुरक्षा विशेष शाखा द्वारा की जाएगी। देयर डेपुटेशन शैल बी डन बाय द एसपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच। यह दल विशेष रूप से गांधी मैदान, मंच एवं मंच के आसपास की जांच कर आश्वस्त करेगी कि कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं हो। इसके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अतिरिक्त पूर्ण गांधी मैदान का एंटी सेबोटाज जांच कराना भी सुनिश्चित करेंगे। अब आपके सामने ये डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूं। The sum and substance of this decision communicated to us is that there will be a proper magistrate and police officer at each gate. Frisking shall be done. No one shall be allowed to cross the boundary. And anyone having suspicious movement will be traced, his I card checked, so that he may not enter with any explosive substance. And the most important, a dog squad and anti-sabotage unit shall be deputed by the SP security of the special branch. We shall ensure that the dais, surrounding area and entire Gandhi Maidan is sensitized as far as sabotage is concerned and explosive is concerned. ये निर्णय है 3 दिन पहले का। नीतीश कुमार जी ने बोला था कि
हमको आईबी की सूचना नहीं थी, वो आपके सामने आ चुका है कि 23 को थी, तूने गलत बोला। अब कहा जा रहा है कि स्पेसिफिक अलर्ट नहीं था। अब बिहार के अखबारों ने, दिल्ली के अखबारों ने पूरा अलर्ट भी छाप दिया है, कई चैनल ने। उसमें लिखा हुआ है रेडिकल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटेड फ्रॉम अब्रॉड विल ट्राई टू टारगेट नरेंद्र मोदी, यू मस्ट इंश्योर। तो क्या वो खोज रहे थे कि कितने बजे टाइमर वो एक्सप्लोड करेंगे? इसका टाइम नहीं था। कम ऑन। हमारा स्पष्ट आरोप है कि इट इज ए कॉपी बुक केस ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ श्री नीतीश कुमार, श्री नरेंद्र मोदी, आई एम सॉरी। इसीलिए आज मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आया। मोस्ट कैजुअल अप्रोच अपनाया गया और ये प्रोविडेंस था, ईश्वर की कृपा थी, बिहार की जनता की परिपक्वता थी, हमारे कार्यकर्ताओं की सूझबूझ थी, कोई स्टैम्पिड नहीं हुआ। और वो आतंकवादी जो अपने को एक प्रकार से सुसाइडल बना रहे थे, उनका प्लान वहीं ब्लास्ट हो गया जब टॉयलेट पर, पटना स्टेशन पर। तो मित्रों, ये बहुत ही गंभीर उदासीनता है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। एंड आई रिग्रेट टू से, फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स, Nitish Kumar government is completely oblivious to the concern of the threat of Indian Mujahideen. बिहार में आजकल एक ही काम हो रहा है, आतंकवादी घटनाओं को रोकने का काम नहीं करो, हो जाए तो एनआईए को सौंप दो। बोधगया की घटना हो गई, एनआईए को दे दिया। पटना की घटना हो गई, एनआईए को दे दो, वो चल रहा है। मित्रों, एक अंतिम एक टिप्पणी करनी है, फिर आपके सवाल का हम उत्तर देंगे। भारत के गुणी कानून मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि खाली करप्शन के अलावे गुजरात के फेक इनकाउंटर की मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते। इट इज ए वेल्ड थ्रेट बाय द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू द सुप्रीम कोर्ट, विच आई कंडेम विथ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब है इसका? 5-5 बार सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाया कि नहीं बनाया? मॉनिटरिंग किया कि नहीं किया? पूरे मामलों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं निकला। इनकाउंटर केस में भी सीबीआई को जांच हुई कि नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आती है कि नहीं आती है? इसके बाद भी कपिल सिब्बल का यह बोलना, क्या कहना चाह रहे हैं वो? मतलब जानबूझकर इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, and trying to, I'm sorry to say, drag Supreme Court in that. It is seriously deplorable, least expected from a law minister of India who is also a senior advocate. ठीक है, वो आप लोग बोलना उसको। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। अब आपके कोई सवाल होंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा। देखिए, आपको बता दूं कि मोदी जी ने उसी दिन इच्छा प्रकट की थी जाने की, घायलों से मिलने की। लेकिन हम लोगों ने भी आग्रह किया कि पहले हम लोग को जाने दीजिए। तो सुशील मोदी गए थे, मैं गया था, रूडी, शाहनवाज, हम लोग सभी गए थे। अस्पताल की हालत बहुत क्योटिक थी। फिर हम लोग सभी गांव में गए जहां लोग मरे हैं, इलाज की व्यवस्था की। पार्टी की ओर से आपको मालूम है शेखर जी कि बीजेपी ने 5-5 लाख रुपया हर डेड के लिए घोषणा किया है, और हम उन सबों की मूर्ति लगवाएंगे उनके गांव में। ये बीजेपी कराएगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है उनके ऊपर है, जो घोषणा हुई है। इलाज की पूरी व्यवस्था हम करा रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि मोदी जी जा रहे हैं, बिल्कुल ह्यूमन विजिट है। जो लोग उनके कार्यक्रम में आके घायल हुए, अगर वो उनके मिलना चाहते हैं अस्पताल में, तो ये तो बिल्कुल मानवीय संवेदना है। इट इज ए प्योर ह्यूमन इंडेवर विच ऑट टू बी अप्रिशिएटेड। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। First of all, before you came, I have already replied to that.
This assembly of third front is a ritual which takes place before every election and vanishes after election is over. हाँ? अच्छा, और जहाँ तक दूसरी बात है, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि नीतीश कुमार जी का मैंने टिप्पणी सुनी है, उन्होंने भागलपुर दंगों की बात कही, तो भागलपुर का दंगा किसकी सरकार में हुआ था? बिहार में थी कांग्रेस की सरकार और केंद्र में थी राजीव गांधी की सरकार। तो आज जो भागलपुर दंगे की वो बात कर रहे हैं, उस दंगा कराने वाली पार्टी के साथ वो जा रहे हैं। इसलिए ये सब हताशा का परिचायक है। दीज आर क्राई ऑफ डेस्परेशन एंड आई थिंक द पीपल ऑफ द कंट्री विल रिस्पॉन्ड एडिक्वेटली। जस्ट अ मिनट, समवन आस्क्ड फ्रॉम हियर। देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूं, आपने देखा होगा फर्स्ट डे पटना में मैंने भी बोला था, सुशील मोदी बोले थे, बाकी लोग बोले थे, हमने कहा द मैटर रिक्वायर्ड थॉरो एग्जामिनेशन। आस्ते आस्ते बातें सामने आ रही हैं। तो ये आरोप मैंने आज पहली बार लगाया है उदासीनता की। मोदी जी टारगेट थे, ये बात कल सुशील मोदी ने पटना में बोला है, आज मैं दिल्ली में बोल रहा हूँ, आज मैं डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, तो सारी बातें तो सामने आ रही हैं। पटना में कल भी बम फटा है। हमारे एक कार्यकर्ता ने बहुत अच्छे से कहा कि जिस तरह से आलू फेंका जाता है उस तरह से बम पड़ा हुआ था। और दो बम जो कल डिफ्यूज हुआ है, वो एक तो वहां पर था जहां पर आप पत्रकार लोगों के बैठने की जगह थी। तो इससे अधिक और क्या कह सकते हैं? यस, देखिए, वर्तमान को देखना चाहिए। अगर नीतीश जी को लगता है कि आज से हजारों साल पहले तक्षशिला पाकिस्तान में था, तो मैं क्या कह सकता हूं? अगर आप मोदी जी के पूरे भाषण को देखें तो उस भाषण में उन्होंने कहा था कि जो ज्ञान की परंपरा है उसमें उन्होंने नालंदा और तक्षशिला की बात कही थी। और मैं भी बिहार से आता हूं, उस समय भी नालंदा और तक्षशिला में काफी संबंध था। शिक्षकों का आदान प्रदान, छात्रों का आदान प्रदान। चाणक्य तक्षशिला से आए थे, तो इसमें क्या गलती है भाई? अब उस समय पाकिस्तान नहीं बना था तो नीतीश जी को क्या परेशानी है? पहली बात मुझे कहनी है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा था चंद्रगुप्त वाली बात, वो अगर आप देखेंगे वो जो हिंदी लोकल बिहारी लैंग्वेज में बोले थे तो बातें क्लियर हैं। लेकिन नीतीश जी सब्सटेंस पे आइए ना। अब उनको तो पसीना पोंछने पर भी परेशानी है। अब लाखों की भीड़ में, बम के धमाके में अगर कोई व्यक्ति हिम्मत के साथ सुरक्षा की परवाह न किए बोल रहा है और जनता सवा घंटे सुन रही है, उसमें पसीना आ गया, पानी पीने की इच्छा हुई, तो नीतीश जी को उस पर भी परेशानी है। तो हम क्या कह सकते हैं? ऐसा है, सुशील कुमार शिंदे जी बहुत ही अनुभवी, काफी सूचना रहती है उनके पास। इसलिए जब इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो उनको एक फिल्म के गाने के लोकार्पण पर मुंबई रहना जरूरी होता है, क्योंकि हिंदुस्तान की सुरक्षा आवश्यकताओं की पूरी जानकारी उनको उंगलियों पर रहती है। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं? देश का सौभाग्य है या दुर्भाग्य है कि सोनिया जी ने इतने गुणी, पारखी, प्रभावी, लोकप्रिय, सक्षम गृह मंत्रियों को रखा हुआ है। तो मैं क्या कह सकता हूं? देखिए, पहले शकील अहमद खान क्या बोलते हैं ये आप गंभीरता से लेते होंगे, मैं नहीं लेता। और मैं दो लोगों को नहीं लेता, दिग्विजय सिंह और शकील अहमद खान को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कई बार उनके वक्तव्यों को डिसोन करना पड़ा है। ये शकील अहमद खान वही है जिन्होंने कहा था कि कर्नाटक के बीजेपी कार्यालय पर जो बम ब्लास्ट हुआ था तो बीजेपी ने कराया है, बाद में मुजाहिदीन ने कराया था, मालूम है। लेकिन थोड़ा शकील अहमद खान अपना होमवर्क ठीक कर लें। नेहरू जी सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे, जान लें। ठीक है,
जो बता रहा हूं सुनिए इसको। और जहां तक उनके बाकी जो स्टैटिस्टिकल ज्ञान का सवाल है, मीनाक्षी लेखी से पूछिएगा, वो विस्तार से उसका उत्तर दे देंगे कभी। एंड लेट मी क्लैरिफाई, मैं पटना से आता हूं, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद के भी अंतिम संस्कार में नहीं आए थे, बाद में आए थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Well, Mahua, we all respect you, but let me tell you two things. I do a little of my research, and a former secretary of Bihar Chief Minister Shri Babu has told me that Nehru ji had conveyed to all the minister कि आप लोग सरकारी खर्चे से मुंबई नहीं जाएंगे. Secretaries of the government have also come to know about it. And he had said that he accompanied Shri Babu to Mumbai in the funeral and Nehru ji was not present. Therefore, it is a matter for further investigation. I would like to be corrected. But as far as Rajan Babu's funeral is concerned, as a very young lad, I was present in Patna Bas Ghat and Nehru ji did not come. Radha Krishnan had come and Lal Bahadur Shastri has come. I am only, Bhupen Chaubey, stating the facts. The focus of my whole press conference was Nitish Kumar and security. But since you ask a question, I am an eyewitness as a very young lad in 1963 when Rajan Babu died. I was at the Ghat. Shri Nehru did not come. He came subsequently. Shri Lal Bahadur Shastri and Shri Radha Krishnan came to Patna in the last rite of Rajendra Prasad. Radhika, I have some information. I would like to be corrected. That's all. And I think that is not a big issue today because the way Sardar Patel was slighted by Jawaharlal Nehru is too well known. Mahatma Gandhi had to intervene. These are proper documented things. और जहाँ तक आज मुझसे एक सवाल एक चैनल ने पूछा था, सरदार पटेल और नेहरू की लेगेसी में क्या अंतर है, तो मैं उसका हमने कहा मैं उत्तर दूंगा. एक सीधा अंतर है, 554 रियासतों के भारत में विलय के मामले में 553 को सरदार पटेल ने हैंडल किया. आज कहीं प्रॉब्लम नहीं है. एक को नेहरू जी ने हैंडल किया, कश्मीर, हम आज तक सफर कर रहे हैं. Sir, I want to add, Divya Bhaskar has already published that this statement has been wrongly attributed to Narendra Modi. What was? He never made any statement on Patel's funeral being attended by Nehru or not. And Modi Sahab has tweeted on it. मोदी साहब ने ट्वीट किया था कि उन्होंने कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि सरदार पटेल के फ्यूनरल में नेहरू जी नहीं थे. ये दिव्य भास्कर ने करेक्ट किया, ये हमें मीनाक्षी बता रही है उनको. हाँ. So wrongly attributed to him. It is wrongly attributed to Mr. Narendra Modi. Whatever debate, we can debate about that. No, please. I'm only saying. Just, please, let me clarify. I told you my source. I would like to be corrected. Achha, all right, ठीक है. Thank you. If that is, achha, all right. Let me clarify. The issue of relationship between and respect for Sardar Patel and Jawaharlal Nehru is to be seen in the whole context. And let me give you a simple example today. Why Narasimha Rao government had to give Bharat Ratna to Sardar Patel in 1991? Why was Sardar Patel's claim overlooked from 1950 till 1989 when Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Jawaharlal Nehru were the Prime Minister? And so many people were given Bharat Ratna. I think that is enough. No, 91 में उनको दिया गया था. JP को 99 में दिया गया था.
रिपोर्ट आपको दे चुके हैं, आप देख सकते हैं क्या अनपार्लियामेंट्री। थैंक यू। अरे हाँ रविंद्र जी बताइए। पहली बात हम ये कहनी है कि अब नरेंद्र मोदी जी को उचित सक्षम सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। जहां तक दूसरा सवाल है, नीतीश कुमार जी ने स्वयं कह दिया है कि उनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं रहेगा, पर्याप्त है फिर। थैंक यू।